हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृपाल साहू, ट्रेडिंग विद कृपाल.com। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल की। मेरे नज़रिए से चीज़ों को समझना है, कैसे एक कंपनी को स्टडी किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पहले एक टाइम में मिसालें दी जाती है कि एचडीएफसी बैंक में लोगों ने 1980 में इतना रुपये लगाया था तो इतना करोड़ बन गया। तो स्टॉक अभी प्रेशर में क्यों है और लोग अभी पूरा एचडीएफसी बैंक क्रैश्ड हो सके, तो उसका रीज़न देखेंगे कैसे क्रैश्ड हुआ कि नहीं हुआ है। उनका फाइनेंशियल भी चेक करेंगे, फाइनेंशियल क्या नज़र आता है, और चार्ट पैटर्न को भी देखते हैं। जैसे चार्ट को देखते ही समझ आ रहा है कि ऑलमोस्ट 5 ईयर 2020 में जो भाव था वही प्राइस अभी 2026 में है। तो ऑलमोस्ट 6 ईयर से जीरो रिटर्न है। तो इस स्टॉक का टारगेट क्या नज़र आता है और इसका फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप भी 11,39,594 है। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। लास्ट 12 क्वार्टर का रेवेन्यू अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अभी 90,575 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर से भी अधिक है और पिछले साल के स्वयं क्वार्टर से भी अधिक है। उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका 2022 में मर्जर हुआ था एचडीएफसी लिमिटेड के साथ एचडीएफसी बैंक का। उसके बाद से अकाउंटिंग एंट्री है, ये कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखना है और रेवेन्यू को देखना है। ये मर्जर के बाद एक अकाउंटिंग एंट्री है, इसके कारण माइनस नज़र आ रहा है। बाकी मर्जर से पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है 6,744 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट 12 क्वार्टर का अब तक का हाईएस्ट और नेट प्रॉफिट है 20,383 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने 24% का टैक्स दिया था, अभी 25% का। अगर टैक्स को बराबर कर देंगे तो ये प्रॉफिट उतने ज़्यादा ही नज़र आएगा। पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो हाईएस्ट एवर है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर भी 12.50% का है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वही पिछले क्वार्टर से कम नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से हाईएस्ट एवर है। अब देखते हैं ईयरली में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है। ईयरली में रेवेन्यू जो है अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है लास्ट 12 ईयर का। टीटीएम भी देख लो 3,91,819 करोड़ का है। फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी मर्जर के बाद माइनस है, लगभग 23 के बाद जैसे मैंने बोला मर्जर हुआ, तो लास्ट 4 साल से फाइनेंशियल प्रॉफिट माइनस नज़र आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब तक का हाईएस्ट ओवर है 1,08,485 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो भी लास्ट 12 साल का अब तक का हाईएस्ट है 82,500 करोड़, 512 करोड़ का है। उसके बाद देखते हैं हम बैलेंस शीट में देखते हैं इक्विटी कैपिटल जो 501 करोड़ से शुरू हुआ था 2015 में, वो अभी 1,539 करोड़ का हुआ है। देखिए 2025 में इसका इक्विटी कैपिटल 765 था, एक ही साल में जस्ट डबल हो गया 1,539 करोड़। तो कंपनी लगातार एक्सपांसन कर रही है। उसका रिजर्व में भी 5,84,520 करोड़ है, जो अब तक का हाईएस्ट हुआ है। डिपॉजिट में भी इसके पास 30,99,638 करोड़ है। बोरविंग भी पिछले साल से कम है 5,88,485 करोड़। तो इसका इक्विटी कैपिटल भी डबल हो गया है, डिपॉजिट में पैसा हाईएस्ट है और इसका बोरविंग भी लगातार कम हो रहा है। फिक्स एसेट भी देखते हैं, इसका फिक्स एसेट 3,225 करोड़ से चालू हुआ था, अभी 16, मतलब फिक्स एसेट ही 5 टाइम हो गया है। और सबसे मज़े की बात है, देखो 2023 में इसका फिक्स एसेट 8,431 करोड़ था, 3 साल में ही इसका फिक्स एसेट जस्ट डबल हो गया 16,492 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं इन्वेस्टर में देखिए एफआईआई के पास 41.82% है और 41 डीआई के पास 41.75%। पब्लिक में देखते हैं, पब्लिक में किसी के पास नहीं है। तो लगभग 84% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। पहली ही कंपनी जिसका कोई प्रमोटर नहीं है। एफआईआई डीआई मिलके ही इसमें प्रमोटर बने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं। तो यही सब प्रमोटर है, इसमें प्रमोटर के 1% होल्डिंग नहीं है। स्ट्रॉन्ग हैंड इसकी बोलेंगे एफ आई और डी आई का, दोनों मिला के 84% का इसके पास स्टेक है और बाकी 16% पब्लिक के पास है। बस इसके बाद देखते हैं चार्ट पैटर्न। जैसे हम देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट 6 ईयर से जीरो रिटर्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बन रहा है।
ये देखिए जिस रेंज पे भी मार्केट खड़ा है ना, वहीं पे ये रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बन रहा है। देखो यहाँ पे एक बार गया मार्केट, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे 2 और 3 बार यहाँ पे, और यहाँ पे चौथी बार, फिर यहाँ पे 5वीं बार, फिर यहाँ पे 6वीं बार, फिर यहाँ पे पास में ही 7वीं बार यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ, फिर 8वीं बार यहाँ पे है। तो 8 बार जब कोई कंपनी सेम ही रेंज बाउंड में चल रहा है तो बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में मार्केट टारगेट अचीव होता ही है। ये फर्स्ट आपका शॉर्ट टर्म में टारगेट हो गया। आपका दूसरा टारगेट यहाँ पे है, यहाँ पे भी रेंज बाउंड बन रहा है इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड फिर से बनता नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसका टारगेट कहाँ पे रहेगा, इसका सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक रेंज अमाउंट बढ़ रहा है, 2 बार यहाँ पे आया और एक बार तीसरी बार यहाँ टच किया है। तो सूनर लेटर यहाँ पे तीसरी बार आपको टारगेट दिख रहा है। तो करेंट मार्केट प्राइस से दोनों टारगेट देख लेते हैं। करेंट मार्केट प्राइस से देखो, पहले शॉर्ट टर्म टारगेट देख लेते हैं। पहले करेंट मार्केट प्राइस से शॉर्ट टर्म टारगेट जहां बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया वहां तक जाता है तो अभी 14.33% का गेन नज़र आता है। फिर सेकंड टारगेट देख लेते हैं। अगर ये करेंट मार्केट प्राइस से सेकंड टारगेट तक जाता है तो, अगर करेंट मार्केट प्राइस से सेकंड जो रेंज बाउंड है वहां तक जाता है तो 25.72% का गेन नज़र आता है। ये तो 2 चार्ट पैटर्न नज़र आता है। तीसरा हम देखते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। जब भी इस स्टॉक ने 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई ही बनाया है। जैसे हम 2024 में देखते हैं 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो उसके बाद देखो पूरी की पूरी ऑल टाइम हाई के पास गया स्टॉक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था, यहाँ पे गया था, फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाया था देखिए। फिर ये यहाँ पे गया था कोविड के टाइम में, तो फिर ये नया लाइफ टाइम हाई बनाया था देखिए। तो अब पीछे जाके जितने भी मर्जिंग बेस्ट टेस्टिंग कर लो, जब भी ये स्टॉक 300 मूविंग एवरेज के नीचे आता है उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई बनाता है। सेम डे यहाँ पे देखो रेंज बाउंड भी बढ़ रहा है, दो प्रकार का रेंज बाउंड बढ़ रहा है। उसके बाद 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो दोनों में फर्स्ट टारगेट 14% का है, सेकंड रेंज बाउंड में 25% का है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई तक अगर स्टॉक जाता है, जो भी 300 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो जाते ही जाता है, तो वहाँ से ये स्टॉक 37% का गेन नजर आता है, लगभग 38%, जो कि लार्ज कैप में बहुत बड़ी गेन है। तो अगर इसको 1-2 साल भी लगता है इसको अचीव होने में तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही एजुकेशनल चैनल के साथ मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।